मैं डॉक्टर प्रशांत जगताप, former assistant commandant Central Industrial Security Force and top educator on Unacademy for CPF Assistant Commandant Examination. I'm also author for best-selling books for CPF Assistant Commandant Examinations. CPF Assistant Commandant 2022 हो चुका है. अभी बहुत सारे एस्पायरेंट्स मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर CPF Assistant Commandant 2023. तो 2023 को जो CPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन जो होने वाला है, असिस्टेंट कमांडेंट ये एक क्लास 1 गैजेटेड रैंक है इक्विवेलेंट टू कैप्टन इन इंडियन आर्मी, एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दैट इज डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट पुलिस. तो ये क्लास 1 गैजेटेड और कमीशन ऑफिसर रैंक है और ये परमानेंट कमीशन है. ये नौकरी का रिटायरमेंट 60 ईयर्स तक रहता है. CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हो और आप असिस्टेंट कमांडेंट करके ज्वाइन होते हो और अगर आप 20 ईयर सर्विस करते हो तो आपको पेंशन भी मिलेगा. और इसमें बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं. आपके सैलरीज बहुत अच्छे हैं. आपको फैमिली क्वार्टर भी मिलता है, LTC जैसे अलाउंसेस भी मिलते हैं, चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है, एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और आपका आना जाना जनरली फ़्लाइट्स में वगैरह होता है. सो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. आप प्रमोशन लेके यू कैन रीच अप टू द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ADG रैंक तक आप पहुंच सकते हो, विच इज़ इक्वलेंट टू हाईएस्ट रैंक इन एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस. वहाँ तक आप प्रमोट होके वहाँ तक आप पहुँच सकते हो. तो ये जो CPF असिस्टेंट कमांडेंट का 2023 में जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, तो इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा 2023 में ही. तो अभी लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है. तो ये 1 साल में क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा. अगर आप पहले से अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू, अभी आप बेसिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा. तो अभी तक जितना ट्रेंड है, जो लोग बेसिक बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है, ऐसा नज़र में आया. बेसिक बुक सिंपली मीन्स आपने NCERT से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए. ज्योग्राफी के लिए आप 11th एंड 12th के NCERT के बुक्स पढ़ सकते हो. हिस्ट्री के लिए आप NCERT के जो 12th के थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3 है वो पढ़ सकते हो. आर्ट एंड कल्चर नाम का एक NCERT है, उससे भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री के लिए, आप वो भी पढ़ सकते हो. साइंस के लिए मेनली आप 6 to 10th NCERTs पढ़ सकते हो, जो आपका साइंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा. इंडियन पॉलिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2 11th के NCERTs, और M लक्ष्मीकांत, ये बुक आप पढ़ सकते हो. इसके साथ साथ आपको डेली पेपर 2 के लिए जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें आपको 4 एसेज, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, एक प्रेसी राइटिंग, एक कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर अटेम्प्ट करना है. उसके लिए आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अच्छा एनालिटिकल स्किल्स चाहिए. तो इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा. इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, इसमें से कोई भी इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर आपने पढ़ा तो चलेगा. हिंदी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो NCERT आप हिंदी में पढ़ लीजिए, सारा मटेरियल आप हिंदी में पढ़ लीजिए. और जो भी मटेरियल आप अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो या हिंदी में भी पढ़ाई कर रहे हो तो न्यूज़पेपर आप कोई भी नेशनल लेवल का अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए. अभी न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, बेसिकली न्यूज़पेपर में यू हैव टू बी अवेयर ऑफ करंट नेशनली एंड इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इश्यूज़. तो देश में क्या चल रहा है, कौन से इश्यूज़ इम्पोर्टेंट है जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है. सनसनीखेज न्यूज़ से ज़्यादा जो नेशनली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़, मतलब नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, नॉट रिलेटेड टू पार्टी पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल न्यूज़ मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में या इलेक्शंस के बारे में, ऐसे वाले कोई न्यूज़ है, कोई कानून बदलने के बारे में न्यूज़ है, वो न्यूज़. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वर्डिक्स है, वैसे वाले न्यूज़. सोशल मतलब सोसाइटी के बारे में न्यूज़, क्या चल रहा है, कौन से इश्यूज़ है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक न्यूज़, डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़, गवर्नमेंट से रिलेटेड और गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज़, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं. और इसके साथ साथ इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, इसके बारे में आपको बाय एंड लार्ज जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग चाहिए. बहुत स्पेसिफिक इसके लिए और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. इसके लिए न्यूज़पेपर में आपने आइडियली जो एडिटोरियल आता है वो एडिटोरियल आपने पढ़ा. कभी कभी एडिटोरियल के बाजू में एक ओपिनियन वाला पेज आता है या फिर ऑप एड वाला एक पेज आता है और इंटरनेशनल वाला है, उसमें कुछ रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट होगा
तो आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक में चीज़ें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बाकी न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पढ़ने का आदत डालिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको समझ में नहीं आते इसको नोट डाउन कीजिए। ये आपका वोकेबलरी भी बहुत अच्छा बनाएगा और ये आपका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग और ये एनसीईआरटी रीडिंग आपको मदद करेगा। जब आप ये अपने सिलेबस को डिटेल्स में पढ़ोगे तब आपको एक ओवरऑल कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, जनरल साइंस का। और जो करंट में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसके साथ एक कनेक्शन बनेगा जो आपको आंसर लिखने के लिए पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ही आपको पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स दिला देगा। अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से कट ऑफ जो है, इस साल का कट ऑफ 115 के आसपास जाने का चांसेस है 2022 का। तो अगले साल अगर हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि इतने ही पोस्ट आ गए, अगर 250 के आसपास पोस्ट आ गए तो, और इसी तरह का एग्जामिनेशन आ गया तो भी 115 से 125 के बीच में कट ऑफ आपका पेपर 1 का लगेगा। उसी के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का ट्रेंड देखा जाए तो इस बार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आया था, काफ़ी डिटेल में आया था। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। इस साल पेंटिंग के ऊपर आए थे और आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। दिस इज़ अ न्यूअर ट्रेंड इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। और इस बार रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी कम आए थे और पॉलिटी के क्वेश्चंस इस बार काफ़ी डिटेल में आए थे। तो आप जब इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे तो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए, इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेपर 2 के लिए आप जब एक बार आपका न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट हो गया तो ये अंडरस्टैंडिंग आने के लिए लगभग आपको एक से 1.5 महीना लगेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ने से स्टार्ट करने से थोड़ा बहुत समझ में आने तक। तब तक आप अपना हौसला मत छोड़िएगा, हौसला मत खोइएगा। यू हैव टू बी पेशेंट। तभी जाके एक 1.5 महीने बाद आपको अच्छा भी लगेगा और आपको एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो शुरुआत में एकदम से बिल्कुल समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि क्यों ही पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो कि ये फीलिंग सभी को आता है, लेकिन 1-1.5 महीने बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो जो आपका न्यूज़पेपर है या वो डेली रेगुलरली पढ़ लीजिए। और जो आपका पेपर 1 का, जैसे मैंने बुक्स बताए, एनसीईआरटीज़ है, बेसिक एनसीईआरटीज़, भले आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो नहीं करो, आप अपने आप से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छा से कर रहे हो, अगर आपको क्लैरिटी है तो आपको ज़रूरत नहीं है रहता कोई भी चीज़ों का। तो उसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी के सारे बुक्स एक एक सब्जेक्ट लेके आप कंप्लीट करते जाओ। लगभग 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब भी ये फर्स्ट टाइम रीडिंग आपका कंप्लीट होता है, न्यूज़पेपर आपको अगले साल जून जुलाई तक रेगुलरली ही पढ़ते रहना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टडी करने पड़ेंगे सारे। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए। समझिए आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे तो फंडामेंटल राइट के ऊपर कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो पहले वो क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। उसके आंसर उधर ही दिए रहते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। वो आंसर्स और एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए और वो पढ़ने के बाद वो फंडामेंटल राइट का टॉपिक आप डिटेल में पढ़ लीजिए फिर से एक बार। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, ये लाइन के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे, ये एरियाज के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे। जो आप मार्किंग करते जाइए, यही आपको लॉन्ग टर्म में बाद में रिवीजन करते वक्त भी काम आएगा। क्योंकि ये करने से आप जो मार्किंग कर रहे हो, जो हाईलाइट कर रहे हो, जो अंडरलाइन कर रहे हो, यही एग्ज़ाम में आपके आने वाला है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं तोड़ता, बहुत ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं आते। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के आसपास से ही आते हैं, इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ये सेम चीज़ आप हिस्ट्री में भी करोगे, ज्योग्राफी में भी करोगे, पॉलिटी में भी करोगे, इकोनॉमिक्स में भी करोगे। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 11th का एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th के 2 एनसीईआरटीज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 एनसीईआरटी आपको पढ़ के ये समझना ज़रूरी है। चीज़ें समझने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फर्स्ट रीडिंग में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मुझे सब कुछ याद नहीं रहता। किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहा था, किसी को याद नहीं रहता। मैं 3 क्लास 1 गैजेटेड नौकरियां कर चुका हूँ गवर्नमेंट के साथ। मैं आपको बताता हूँ कि किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता। इवन दो आई एम अ डॉक्टर, मुझे भी याद नहीं रहता। तो उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, इट्स नेचुरल। इसीलिए हम लोग को बार बार पढ़ना पड़ता है
तो बार बार पढ़ना पड़ता है, तो बार बार पढ़ने का प्लानिंग होना चाहिए कि अभी मैं पढ़ूंगा, फिर 3 महीने बाद और एक बार रिपोर्ट करूंगा, फिर 3 महीने बाद और एक बार रिपीट करूंगा और एग्जाम से पहले एक दो रिवीजन और कर लूंगा, तब आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। सो ये प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। So first reading should be there for generalized understanding and connecting each and everything with each and every other thing. Second reading should be more focused with respect to previous year questions आप पढ़े हो पहले, उसके साथ जो पढ़ रहे हो उसको कनेक्ट करो, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द एरियाज जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद के जो रिविजन्स होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आप टॉपिक पढ़ोगे, साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस सेशंस भी उसके साथ सॉल्व करना आप स्टार्ट कर सकते हो। पेपर 2 के लिए जब भी आपके एक दो रीडिंग हो जाएंगे, एक 2-3 महीना हो जाएगा, अगर आप कोई भी कोचिंग या गाइडेंस नहीं ले रहे हो तो लिखने का थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। पेपर 2 की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पहले तो एक जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है कि चीज़ें घट क्यों रही है, देश काम कैसे करते हैं, किस लिए काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है, कानून क्या रहता है, सोसाइटी क्या रहता है, सोसाइटी कैसे वर्क करता है, सोसाइटी क्यों ऐसे वर्क करता है, आज हम लोग जो है वो क्यों इस तरह से है, ह्यूमन बींग्स इस तरह से क्यों वर्क होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह से क्यों है। तो ये जो एक जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने का ज़रूरत है, ये पढ़ पढ़ के ही आपको होगा, अचानक से ये नहीं होगा। तो इसीलिए आप किताबें और जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसके ऊपर ध्यान दे दीजिए और धीरे धीरे लिखना शुरू कर दीजिएगा। सैम्पल आंसर देख लीजिए, लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और पेपर 2 के लिए पहले अंडरस्टैंड करना है कि ऐसे क्या है, उसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसका फॉर्मेट कैसे रहता है, उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे करते हैं, बॉडी में जो एनालिसिस किया जाता है किस तरह से किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ये किस तरह से किया जाता है, ये समझ लीजिए और लिखते जाइए। लिखते वक्त आपका लिखा हुआ खुद पढ़िए, खुद पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आता है। आपको समझ में इतना तो आ ही जाता है कि अच्छा लिखा है कि ख़राब लिखा है। अगर आपको लगता है कि ख़राब लिखा है, आप और अच्छा लिख सकते हो, तो आप फिर से एक बार लिखिए। तो जो चीज़ें आपने इम्प्रूव किया है उसी को आप लर्निंग बोलते हो। दिस इज़ वॉट यू लर्न, कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना। सो यही इसी तरह से आप पहले से ही आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे तो पेपर 2 में इतना टेंशन नहीं आएगा। पिछले साल हो या ये साल हो, मतलब 2021 का पेपर देखा जाए पेपर 2 का, 2022 का पेपर देखा जाए, पेपर बहुत ही जनरल नेचर का था, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन जनरल नेचर के पेपर में प्रॉब्लम ये आता है कि आपको क्वालिटी आंसर लिखना आना चाहिए। आंसर आपका सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्वालिटी आंसर लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहिए, कॉन्क्रीट बैकिंग चाहिए आपके आंसर में, जैसे कि कुछ रैंकिंग, कुछ इंडाइसेस, कुछ डेटा, कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स के नाम, गवर्नमेंट ने लिए हुए इनिशिएटिव्स के नाम, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें चाहिए, कुछ लोगों के नाम, कुछ कोट्स वगैरह, ये ऐसा सब कुछ आप कुछ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस है। सिमिलरली आपको आर्ग्यूमेंट का, रिपोर्ट का, प्रेसी राइटिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का एक बार फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस तरह से फॉर्म फॉलो करना है ये पता होना चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लीजिए। उसके ऊपर यूट्यूब पे या मेरे अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे फ्री वीडियोस भी चलते रहते हैं, उसको भी देख लीजिए, उससे आपका फ़ायदा होगा। बेसिकली हर किसी को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग जाने का ज़रूरत नहीं है, या कोई कोचिंग को फॉलो करने का भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कोचिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कोचिंग जाने से आपका फ़ायदा क्या होता है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है करना क्या है, तो कोचिंग आपको क्लैरिटी देता है कि क्या करना है। तो क्या करना है, दिस सिंपली मीन्स दैट क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, कौन से बुक से नहीं पढ़ना, कौन सा मटेरियल फॉलो करना, क्या चीज़ें आप कॉन्फिडेंटली छोड़ सकते हो, ये आपके मेंटर्स आपको बताता है जो कोचिंग में रहते हैं। दूसरा आपका फ़ायदा होता है कि एक शेड्यूल आपका तैयार हो जाता है कि एक साल में आप ये एग्जामिनेशन किस तरह से क्रैक करोगे, उसका आपके पास सामने एक पूरा रोड मैप रहता है कि ये महीने में ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। ये कोचिंग आपको रेडीमेड करके देता है। ये अगर आप अपने आप से नहीं कर रहे हो तो जो भी मेंटर्स है आपके, ये आपको वहाँ पे करके देते हैं, आपने उनको सिंपली फॉलो किया तो चलेगा। तीसरा चीज़ आपको वो बताते हैं कि प्रैक्टिस सेशंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके सभी चीज़ें, एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह से करना है, और उसका प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन, ये तीन चीज़ें जो आपको कोई भी कोचिंग प्रोवाइड करता है।
और ये अगर क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको इसका काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें आप अपने आप से कर सकते हो जो मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते। टाइम बर्बाद करते हैं मैक्सिमम लोग, उनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहता। कोई तो आके बता देता है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं लगा था, मैंने अपने आप से किया है, और उसके चलते ये ज़रूरी नहीं है हर किसी ने कोचिंग लगाना चाहिए। लोग बिना कोचिंग के भी एग्जामिनेशन बहुत सारे क्वालिफाई हो चुके हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू हैव क्लैरिटी रादर देन वेस्टिंग योर टाइम। कुछ लोगों का टाइम जिनको क्लैरिटी है, जिन्होंने और को पहले कोई दूसरा कोचिंग किया है, या जो ऑलरेडी उनको एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट पता है, उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं भी किया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको क्लैरिटी नहीं है उनको ये गाइडेंस या फिर ये मेंटरशिप बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स आपको मदद करते हैं, जो आपको एक एडवांटेज दिलाता है आपके कंपटीशन के साथ। ये तो आप पास होने के लिए नहीं कर रहे ना, तो आप 10वीं दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है पास होने के लिए कोचिंग करना चाहिए, 12वीं दे रहे हो पास होने के लिए नहीं ना। लेकिन जे ट्रिपल ई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, देर आर हार्डली एनी पीपल हु कैन क्वालिफाई दीज एग्जामिनेशंस विदाउट क्लियर एंड वेरी फोकस्ड गाइडेंस। There, this is how even the UPSC works. This is how even all the competitive exam works, because competitions are very high. So it's up to you कि कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको गाइडेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको क्लैरिटी रहना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना है, कितना मार्क्स टारगेट करना है और उतने मार्क्स तक कैसे पहुंच सकते हो, और आप जो कर रहे हो वो वहाँ तक पहुँचेगा क्या। अगर आपको ये क्लैरिटी है तो नो प्रॉब्लम। CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए अनअकैडमी के ऊपर हमारा एक नया बैच 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 1 साल का बैच है। यहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स डिफेंस कैटेगरी का आपको इसमें पढ़ाएंगे। इसमें मैं आपका पेपर 2 पढ़ाऊँगा जो मेरा स्पेशलिटी है और जिसके ऊपर मैं बुक्स भी लिख चुका हूँ। और इसमें मैं आपको जनरल साइंस भी पढ़ाऊँगा। बाकी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, अमंग देम दिव्या गुप्ता मैम, इसमें जो फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हैं CRPF में, इसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। और ये बैच कोर्स है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड अनअकैडमी के ऊपर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो अभी 12 अगस्त तक ऑफ़र भी है। रात को 11:59 तक 12 अगस्त को ये ऑफ़र है। यू कैन अवेल डिस्काउंट अप टू 43%, और अलॉन्ग विद द एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन, जैसे कि 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन रहने से 6 मंथ्स एक्सटेंड भी होगा और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। 12 मंथ्स के ऊपर भी एक्सटेंड होगा, 6 मंथ्स के ऊपर भी एक्सटेंड होगा। और यू कैन यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANTYT10। इससे आपको ये डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करना चाहते हो CPF के लिए, अगले साल के लिए कोई भी पैटर्न चेंज नहीं होने वाला, तो आप अनअकैडमी के ऊपर भी हमारे साथ 18 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Unacademy. Let's crack it.